दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और इसमें क्लास 7th का आज चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। आज में मेनली फॉरेस्ट के बारे में और ग्रासलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं और क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, कौन कौन से जानवर उसमें मिलते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। तो विभिन्न कारकों के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कटीली झाड़ियाँ या कांटेदार झाड़ियाँ, श्रब्स इंग्लिश में कहते हैं। तो वन वहाँ उगते हैं जहाँ तापमान और वृक्षों के आवरण का समर्थन करने के लिए भरपूर मात्रा में हो, यानी कि बारिश भी अच्छे से होती हो और तापमान भी अच्छे से हो। तो इन कारकों के आधार पर घने और खुले वन विकसित होते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर भी होगा, बारिश भी होगी अच्छी, तो वन वहाँ पर काफ़ी अच्छे घने मिलेंगे आपको। घास स्थल जो है वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्र में उगती हैं जहाँ पर बारिश या तो कम पड़ती है या तो फिर ना के बराबर पड़ती है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, कई फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करता है ये। एक तो है स्थल की ऊंचाई कितनी है, स्थल की ऊंचाई कितनी है भाई, नीचे है, मैदानी इलाके में है या फिर ऊंचाई पर पहाड़ों पे है, तो इस पर डिपेंड करता है। जलवायु पर डिपेंड करता है, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु है या मध्यम है। तापमान और नमी पर निर्भर करता है और ढलान और मिट्टी की परत की मोटाई कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है। तो हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इससे। अब वनों के जो टाइप हैं वो यहाँ पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये वर्षा वन के रूप में भी जाने जाते हैं। ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंध के करीब के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये साल भर गर्म रहते हैं और भारी वर्षा यहाँ पर होती है। ये जो क्षेत्र होते हैं जो ये भूमध्य रेखा के पास होते हैं, मैंने आपको बताया था जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं गिराते हैं। घने पेड़ों की मोटी वितान जो है दिन में भी सूरज की रोशनी को जंगल के अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि इतने घने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, तो जड़ों तक भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। यहाँ पर रोजवुड, आबनूस और महोगनी जैसे पेड़ आमतौर पर पाए जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं ये कंटेंट। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन, तो इनको पर्णपाती भी कहा जाता है, मानसूनी भी कहा जाता है। पर्णपाती पतझड़ी वन, तो ये भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। सूखे मौसम में पेड़ पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं भाई, क्योंकि पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं, तो इसी वजह से पत्ते गिरा देते हैं पानी बचाने के लिए। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ पेड़ यानी कि हार्डवुड ट्रीज इसमें मिलते हैं। कौन कौन सी वैरायटी मिलती है? साल, सागौन, नीम और शीशम, ये इस तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो हार्डवुड ट्रीज हैं ये फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ पर जो आम जानवर मिलते हैं वो है बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर। ये कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे देश में? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में ये वन जो हैं पाए जाते हैं। तो ये जानवर आप देख सकते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में मिलते हैं ये, वही मध्य अक्षांश जो कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है, ये इक्वेटर कर्क रेखा। अब ये ऊपर वाला जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये वाला यहाँ पर ही मिलते हैं। वैसे ही नीचे वाला हिस्सा जो है, नीचे का जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये वन मिलते हैं। अब ये आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे कि उदाहरण अगर हम लें तो दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में मिलते हैं ये। इनमें जो पेड़ हैं वो हैं बांज, चीड़, यूकेलिप्टस आदि जैसे दृढ़ और मुलायम लकड़ी के पेड़ मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर हार्ड वुड भी मिलेगी और सॉफ्ट वुड भी मिलेगी। इसके बाद आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। आगे उच्च अक्षांशों पर
शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, चीन, न्यूजीलैंड और चिली में पाए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में भी मिलते हैं। शुष्क मौसम में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो है बांज, ऐश, बीज आदि। तो ये इंग्लिश में देख सकते हैं, ओक बोलते हैं इसको, बांज को, ऐश, बीज। हिरन, लोमड़ी और भेड़िए जो है आम जानवर है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर मिलते हैं। इनकी तस्वीर भी मैंने लगा दी है, फीजेंट और मोनाल। नेक्स्ट जो है वेजिटेशन, वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो महाद्वीपों का पूर्व और उत्तर पूर्व जो भाग है यहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किनारे जो हैं वहाँ पर मिलती है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ध्यान रखेंगे इनकी लोकेशन कहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। अभी पीछे पढ़ा था ना कि महाद्वीपों का पूर्वी किनारा जो है शीतोष्ण सदाबहार और उत्तर पूर्वी भाग में पर्णपाती, पश्चिम और दक्षिण में भूमध्य सागरीय। ये ज़्यादातर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए भूमध्य सागरीय कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये वहीं पर पाए जाते हैं, ये बाहरी भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में भी मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये संयुक्त राज्य के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, ये दक्षिण पश्चिमी। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिमी वाले भाग में। तो इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इसका मतलब है कि भाई जो गर्मी भी रहती है और शुष्क गर्मी रहती है, मतलब बारिश नहीं होती है, और बारिश वाली जो है एक तरह से शीत ऋतुएं होती हैं, यानी सर्दियों में बारिश पड़ती है। तो ये ध्यान रखेंगे मौसम यहाँ का। और संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल सीट्रस कैटेगरी में जो आते हैं, ऐसे फलों की खेती आमतौर पर यहाँ की जाती है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है ना इस एरिया की, वो तो हट गई है, लेकिन जो लोग हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर खेती करते हैं और यहाँ पर वन्य जीवन कम है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूर के बाग का ये पिक्चर है। नेक्स्ट आते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में मिलते हैं, 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में, और इन्हें टैगा भी कहा जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर ये मिलते हैं। और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर देखो टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, कम रहता है, तो वहाँ पर मिलते हैं। और लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष ये कहलाते हैं एक तरह से। लुगदी बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं ये, जिसका उपयोग किया जाता है कागज, समाचार पत्र, माचिस और पैकिंग बॉक्स बनाने में। इन वनों में बात करें तो मुख्य जो रूप से पेड़ पाए जाते हैं वो हैं चीन, पाइन और देवदार। जो जानवर हैं वो हैं रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू। तो पोलर बियर आपने सुना होगा, पोलर को याद रख लो। पोलर जो होता है ना आपका पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहाँ पर बर्फ पड़ती है, तो पोलर बियर उससे याद रख लो। फिर आते हैं घास स्थल। तो फॉरेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उससे और टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। घास स्थल जो है ये इनके भी टाइप हैं। तो पहला टाइप है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये जो घास स्थल हैं ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। मुख्य रूप से मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में घास उगती है। तो ये हमने पहले भी बात करी थी, जो घास है मध्यम से कम बारिश वाले क्षेत्र में उगती है। और ये जो घास है बहुत ऊंची होती है, 3 से 4 मीटर ऊंची हो सकती है ये। और अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में सामान्य रूप से जो जानवर मिलते हैं वो हैं हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ। अब आते हैं शीतोष्ण घास स्थल, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट से ही आप समझ गए होंगे, ये मध्याक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट में, अंदर की तरफ। तो यहाँ की घास छोटी और पौष्टिक होती है। और यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं वो हैं जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप। फिर आता है कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियाँ जो हैं शुष्क मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
जो हमारा तीसरा ऑप्शन था, वनस्पति का प्रकार देखा था ना हमने, उसी में तीसरा ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीप कोई भी है जैसे, तो इधर वाले एरिया में मिलेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। कम बारिश और चिलचिलाती गर्मी के कारण यहाँ वनस्पति कम होती है। और भारत का महान रेगिस्तान थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल जो है वो ऐसा ही है और कटीली झाड़ियाँ वहाँ पर मिलती हैं। रेगिस्तान के कुछ सामान्य जानवर हैं ऊंट, दक्षिण अफ्रीकी शेर। अब बात करते हैं टुंड्रा वनस्पति की। टुंड्रा वनस्पति जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो जहाँ पर बर्फ पड़ती है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत सीमित है यहाँ पर। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है ना यहाँ पर। जो ये बहुत कम ताप के दौरान बढ़ता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर कि भाई बर्फ पड़ती है। तो ठंडी जलवायु परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए जानवरों की मोटी फर रहती है यहाँ पर, मोटे फर और मोटी स्किन रहती है उनकी, जिससे ठंड से बचे रहें। तो यहाँ पर जानवर कौन कौन से हैं? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। कुछ जानवरों की यहाँ पर मैंने तस्वीर भी लगा दी है, वालरस और ये है सील। तो चमड़ी देख रहे हो इनकी, दिख रही है, मोटी चमड़ी है और इनके देखो जो फर हैं वो भी काफ़ी मोटे हैं। ये ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जो हमने पीछे भी देखा था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि वे पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। और फेफड़े इस वजह से भाई वन है, तो भाई उसी हिसाब से जो है ऑक्सीजन मिलेगी। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है और ये मगर जैसे बड़े जानवर को भी मार करके खा सकता है, मगरमच्छ को। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या फिर अनछुआ, जो टैगा हमने देखे थे वनस्पति। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। तो जैसे वो होते हैं ना पतझड़ी वन, वो पत्ते गिरा देते हैं, उसी हिसाब से तो ये जलवायु के अकॉर्डिंग जो है होती है वनस्पति भी। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। और बाकी देखो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है पूर्वी अफ्रीका में जाना जाता है सवाना के नाम से, ब्राज़ील में कंपोज के नाम से, वेनेजुएला में लानोस के नाम से। और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है अर्जेंटीना में पम्पास के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन के नाम से। ध्यान रखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।